कि कैसे एक तुर्क मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी भारत में साम्राज्य स्थापना का उद्देश्य लेकर के भारत पर बार बार आक्रमण करता है। कुछ आरंभिक युद्धों में पराजय के बाद वो भारत पर अंततः विजय करने में कामयाब रहता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो युद्ध होता है, उस युद्ध में गोरी की विजय होती है और वो भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का जो उसका सपना था वो पूरा हो जाता है। लेकिन यह चीज हम ये देखेंगे कि क्या गोरी ने भारतीय क्षेत्रों को विजय करने के बाद फिर वो गोर वापस गया, गजनी वापस गया या यही रुक गया? तो हम देखेंगे कि वो यहाँ नहीं रुका। वो भारत को विजित करने के बाद पुनः अपने देश वापस चला गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या उसने भारत के राजाओं को, जिन भारतीयों को उसने पराजित किया था, उनको अपनी अधीनता में ला करके एक स्वतंत्र सत्ता भुगतने के लिए छोड़ दिया, या फिर उसने अपना कोई सिपाही सालार या मलिक या कोई सूबेदार यहाँ पर नियुक्त किया? तो इसके जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा कि उसने भारतीय राजाओं को उनकी अधीनता में नहीं, अपनी अधीनता में शासन करने का की स्वतंत्रता नहीं दी, बल्कि अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय विजित क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त किया। तो आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्की माता पिता की संतान था, जिसे उसके पिता ने गुलाम के रूप में बेच दिया था और निसापुर के काजी फखरुद्दीन ने उसे गुलाम के रूप में खरीद लिया था। उस समय मध्य एशिया में एक बहुत बड़ी ये परंपरा थी कि वो अपने गुलामों को ऊंची से ऊंची सैनिक और प्रशासनिक तालीम दिया करते थे, जिससे कि बाजार में उनका ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिल सके। इसी क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक को भी ऊंची से ऊंची तालीम दी गई। वो सैनिक और प्रशासन के कार्यों में अत्यधिक निपुण हो गया। तो इस तरह से फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने उसे बेच दिया और बिकता हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के हाथों लगा और गोरी ने उसे खरीद लिया। उसकी योग्यता को समझ करके पहले प्रशासन में कुछ छोटे मोटे कार्य दिए गए, किंतु बाद में उसे अमीर आकूर का पद दिया गया, जो कि उस समय एक प्रतिष्ठित पद माना जाता था। अमीर आकूर या अस्तबल का प्रमुख, जो घोड़ों का अस्तबल होता था, उसका जो प्रमुख अधिकारी होता था वो अमीर आकूर कहलाता था। ये पद उसको दिया गया। अपनी योग्यता और लगन के बल पर वो धीरे धीरे गोरी का करीबी बनता गया और गोरी ने जब अपना पूर्वी अभियान या भारतीय अभियान शुरू किया तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक सदैव गोरी के साथ रहा और उसकी बढ़ चढ़ करके उसने युद्धों में हिस्सा लिया। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद गोरी जब वापस जाने लगा तो उसने अपने भारतीय क्षेत्र का जो जीता हुआ क्षेत्र था, उसका बंगाल से लेकर के लाहौर तक के क्षेत्र का उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सूबेदार नियुक्त कर दिया और उसे मलिक और सिपाही सालार की उपाधि दी। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के विजित क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त हुआ तो उसके सामने तमाम कठिनाइयां थी। भारत में प्रशासन की स्थापना करना था और ऐसा नहीं था कि तमाम राजपूत उन्हें सरेंडर कर दिया था। वो बार बार उस तुर्की सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन ऐबक के कुशल नेतृत्व में यहाँ पर तुर्की सत्ता स्थापित रही और धीरे धीरे उसका विकास भी होता रहा। गोरी प्रतिवर्ष लगभग आता था, भारत पर अभियान करता था और विजित क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन छोड़ करके वापस चला जाता था। इसी क्रम में 1206 ईस्वी में जब गोरी भारतीय अभियान से वापस जा रहा था तो खोखर विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर दी। खोखर विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर दी। ये एक कबीलाई जनजाति थी जिसने गोरी की हत्या कर दी थी। जिस समय गोरी की हत्या हुई, अब उसके सामने तमाम ऐसी परिस्थितियां आ गई थी जो कि
गोरी की अचानक मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई थी। वो अस्थायी रूप से किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर पाया था। यहाँ तक कि जैसे हसन निजामी कहता है कि गोरी का कोई पुत्र नहीं था, उसकी केवल 3 पुत्रियां थी। उसने लिखा है कि एक बार गोरी ने कहा था कि अन्य सुल्तानों के 1 या 2 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन हमारे हजारों गुलाम हमारे पुत्र हैं, जो हमारे बाद हमारे उत्तराधिकारी होंगे और खुतबे में हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारे नाम को जिंदा रखेंगे। जिस समय गोरी की मृत्यु होती है, उसके 3 प्रमुख गुलाम उसके विजित क्षेत्रों के उत्तराधिकारी होते हैं। पहला था ताजुद्दीन यल्दौज, जो कि गजनी का सूबेदार था। दूसरा था नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा ये उच्च का गवर्नर था। और तीसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारतीय क्षेत्र या लाहौर से बंगाल तक का जो विजित क्षेत्र था गोरी के द्वारा भारत में, उसका गवर्नर था। सबसे मजबूत स्थिति ताजुद्दीन यल्दौज की थी, क्योंकि उस समय गोरी के जितने भी गुलाम थे उनमें सबसे काबिल सीनियर और गुलामों का प्रमुख था। दूसरे स्थान पर नासिरुद्दीन कुबाचा था और कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी हुआ था और नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ भी हुआ था। गोरी की मृत्यु के बाद उसका गोर का जो उत्तराधिकारी उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद हुआ। गयासुद्दीन महमूद के समय में ताजुद्दीन जो गजनी का सूबेदार था, उसने गजनी में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली और अपने जो पूर्वी क्षेत्र थे, जो और पूर्व में क्षेत्र थे गोरी के द्वारा जीते गए उच्च या भारतीय क्षेत्र था, उनको अपनी अधीनता में मानने लगा। दूसरी ओर नासिरुद्दीन कुबाचा भी भारत के क्षेत्रों को अपनी अधीनता में मानता था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई। एक तो ये थी कि कैसे वो ताजुद्दीन नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ समझौता करे, समझौता करने के बाद अपनी स्वतंत्र स्थिति को बनाए रख सके। दूसरा ये था कि भारत के जो विजित क्षेत्र थे उन पर कैसे अपना नियंत्रण स्थापित कर सके, क्योंकि राजपूत राजा लगातार तुर्कों को यहां से भगाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में, और तीसरा जो उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो यह था कि वो भारत की राजनीति को मध्य एशिया की राजनीति से अलग करना चाहता था। ये तीनों समस्याएं उसके सामने आई और एक एक करके उसने 2 समस्याओं से निपट लिया, किंतु जब तीसरी समस्या से निपटने का वक्त आया तो उसकी स्वयं की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले उसने ताजुद्दीन यल्दौज के बारे में हम देखते हैं। ताजुद्दीन यल्दौज ने जब गजनी पर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली, तब उसको भारतीय क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार मानने लगा और अपने दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने अधीन शासक मानता था। यह चीज कतई कुतुबुद्दीन ऐबक को बर्दाश्त नहीं थी। इसी समय ख्वारिज्म शाह ने जब गजनी पर आक्रमण किया तो ताजुद्दीन यल्दौज भाग करके पंजाब चला आया और पंजाब पर उसने अधिकार कर लिया। पंजाब पर अधिकार करने के बाद वो भारतीय क्षेत्रों पर भी अधिकार करके उनका शासक बनना चाहता था, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे पराजित करके पंजाब से वापस जाने के लिए विवश कर दिया। दूसरी चीज थी, जो दूसरा प्रमुख सरदार था नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ
जो कि पहले से ही कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था, रिश्ते में उसका साधु लगता था, उसके साथ अपनी बहन का भी विवाह कर दिया। और इस तरह से इन दोनों को अपना संबंधी, जो कि ताजुद्दीन पहले ही उसका संबंधी था, नासिरुद्दीन कुआचा को उसने अपना संबंधी बना करके सिंध के क्षेत्र उसे सौंप दिए। इस तरह से फौरी तौर पर थोड़े दिनों के लिए इन दोनों से उसको छुटकारा मिल गया। अब जो दूसरी समस्या थी वो थी कि कैसे वो मध्य एशिया की राजनीति से अपनी भारतीय राजनीति को अलग करे और भारत पर एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करे। अपने 1206 में जिस समय वो गद्दी पर बैठा था 25 जून को, तब से लेकर के और 1208 तक वो केवल इन्हीं परिस्थितियों से निपटने में लगा रहा। 1208 ईस्वी में गजनी की प्रजा ने उसे आमंत्रित किया और गजनी की प्रजा के आमंत्रण पर गोर की प्रजा ने उसे आमंत्रित किया और वहां की प्रजा के आमंत्रण पर वो गोर गया। 1208 में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने उसे दास्ता से मुक्ति का प्रमाण पत्र और भारतीय सुल्तान होने का अधिकार पत्र दिया। तब जाकर के वो भारतीय क्षेत्र का वास्तविक शासक बन सका। यह एक चीज ये भी गौर करने लायक है कि भारतीय इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो गुलाम भी था और गुलाम होने के साथ साथ शासक भी था, क्योंकि 1206 में वो भारत का शासक बनने के बाद से लेकर के 1208 ईस्वी तक, जब तक गयासुद्दीन महमूद ने उसे दास्ता से मुक्त का प्रमाण पत्र नहीं दिया, वो गोरी के गुलाम के रूप में ही भारत के क्षेत्रों पर शासन कर रहा था। और इसके पहले 1192 से लेकर के 1206 तक भी वो एक गुलाम के रूप में ही भारतीय क्षेत्रों के सूबेदार के रूप में या सिपाही सालार के रूप में उसने शासन किया था। अब हम देखेंगे कि गयासुद्दीन महमूद के द्वारा भारत का स्वतंत्र शासक का प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद क्या उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी या नहीं की थी? तो उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वो सिपाही सालार और मलिक की उपाधियों के साथ ही उसने भारत पर शासन किया। 1210 में जिस समय वो चौगान खेल रहा था, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। और शायद यही कारण था कि 1208 और 10 के बीच का जो 2 वर्ष का समय मिला था, इसमें वो बहुत सारे कार्य नहीं कर सका। ना तो उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ना ही उसके नाम का कोई सिक्का मिलता है। यही कारण है कि बाद में फिरोज तुगलक के समय में जो भारतीय सुल्तानों का या इस्लामिक इतिहास का एक खुतबा पढ़ा जाता है, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं आता है। ऐबक का नाम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली सुल्तानों की लिस्ट में नहीं आता है। बहुत सारे इतिहासकार इसीलिए इसे वास्तविक शासक नहीं स्वीकार करते हैं, किंतु गयासुद्दीन महमूद के द्वारा दास्ता के प्रमाण पत्र से मुक्ति का जो प्रमाण पत्र उसको दिया गया था और सुल्तान बनने का जो प्रमाण पत्र दिया गया था, उसके द्वारा वो भारतीय क्षेत्रों का सुल्तान ही था, भले ही उसने सिपाही सालार या मलिक की उपाधियों के साथ शासन किया। अब जो दूसरी समस्या थी वो थी उसके सामने बंगाल की समस्या। बंगाल में बख्तियार खिलजी के उत्तराधिकारी जो सूबेदार के रूप में शासन कर रहे थे, उन्होंने बंगाल में लगभग अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। और वो बख्तियार खिलजी की हत्या करने वाले अली मर्दान को बंगाल का
स्वीकार करने के लिए बिल्कुल उद्यत नहीं थे, बिल्कुल राजी नहीं थे कि अली मर्दान आकर के बंगाल पर उनके ऊपर हुकूमत करे। किंतु कैमाज रूमी नाम के एक सरदार के निरंतर प्रयत्नों से अली मर्दान को बंगाल का सूबेदार बनाया जा सका। अब जो तीसरी समस्या उसके सामने थी वो थे कि राजपूतों से कैसे निपटा जाए। इस समस्या की ओर ध्यान देने से पहले ही 1210 ईस्वी में 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु हो जाती है और यह समस्या बाद में फिर इल्तुतमिश को सुलझानी पड़ती है। अब थोड़ा सा हम उसकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। तो सबसे पहली उपलब्धि तो उसको यही थी कि उसने लाहौर को राजधानी बना करके भारत पर जो शासन स्थापित किया था, इसीलिए उसे भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। दूसरी चीज यह थी कि उसे प्रशासनिक क्षेत्रों में या निर्माण के कार्यों को कराने में बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाया था। उसके द्वारा कुछ निर्माण कार्य जो भारत में किए गए थे उनकी जानकारी हमें मिलती है। उनमें है उसने पहला अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाई। दूसरी उसने दिल्ली में मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसी के निकट उसने सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया जिसे वो पूरा नहीं कर पाया और इसी समय उसकी मृत्यु हो गई। बाद में इस कार्य को इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा किया। थोड़ा सा हम उसके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। तत्कालीन इतिहासकारों और बाद के इतिहासकारों के द्वारा भी जो वर्णन मिलता है उसके आधार पर यह जानकारी मिलती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार शासक था, क्योंकि बाद में अकबर के समय में आईने अकबरी में जो वर्णन मिलता है उसमें एक ओर जहां महमूद गजनवी को लाखों व्यक्तियों का कत्ल करने के कारण एक क्रूर शासक गिना जाता है, वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को की चर्चा एक उदार शासक के रूप में होती है। वो लाखों का दान करने वाला था, गरीबों की मदद करता था, इसीलिए उसकी एक अन्य उपाधि लाख बख्श की भी थी। दूसरी वो कुरान की बहुत अच्छी किताबत करता था, कुरान को अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने का काम किया करता था, इसलिए उसकी एक अन्य उपाधि कुरान खान की भी थी। ये दो उपाधियां कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जुड़ी हुई हैं और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। इन सब में होते हुए जो एक समस्या उसके सामने ये थी कि बार बार जो उन्होंने बताया कि राजपूत तमाम जो राजा थे वो तुर्कों को जो नव स्थापित भारत में था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था उसको स्थापित हुए, उसको उखाड़ फेंकने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुछ
राजपूत राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर दी थी, जैसे अजयगढ़ और कालिंजर। यहाँ चंदेलों ने अधिकार कर लिया था। दूसरा ग्वालियर, नरवर और झांसी के क्षेत्रों पर प्रतिहारों ने अधिकार कर लिया था। वहीं रणथंभौर पर चौहान राजपूतों ने अधिकार कर लिया था। इसके अलावा अजमेर राज्य से कुछ राजपूताना के क्षेत्र भी तुर्की साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। आज हम बस इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके आगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।